which was led by students and universities across the country, is something that neither the Delhi police nor the people in this government have been able to digest or understand. And so just continuing on with that, I think as soon as Aishi Ghosh joins us, we will invite her to speak. But for the moment, I would like to request the AISA National President, Sai Balaji, to address us, and 3 to 4 minutes, Balaji. If you're able to hear me. Okay, I think there's a problem. I'm just requesting the host to unmute Balaji. And I apologize to everyone joining us for some technical glitches which we are having. Just give us a second. Yeah, yes. Now it's done. We can't hear you, Balaji. You've suddenly been... Okay. Yeah. We can hear you now. Yeah. Thank you everyone. Thank you for the media friends for joining and everyone else. मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों बोलूंगा। मैं दरअसल आप लोगों को सबको मालूम है, दो दिन पहले नताशा और देवांगना को जो गिरफ्तार किया है, और जितना शर्मनाक तरीके से दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार इस पूरे रवैये को कर रहे हैं। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ, इंडिया में जिस तरीके से अभी हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, जो पैंडेमिक चल रहा है, इंडिया में करीब 1.65 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस है, और हमारे मजदूर और जो लोग भूखे हैं वो पैदल चल रहे हैं और उनके मौतें सड़क पे हो रही है, रेलगाड़ियों से हो रही है। बट हमारी केंद्र सरकार की प्रायोरिटी ना पैंडेमिक है, ना गरीब मजदूरों को पेट में खाना देने का या उनको ट्रांसपोर्ट करने का है। उनका ये प्रायोरिटी है कि किस तरीके से हम वो जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स है, जो लोग संविधान को बचाने के लिए सड़क पे उतरे थे, स्टूडेंट और एक्टिविस्ट, उनको कैसे एक्सपोज करें। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूं, कैसे इस देश में प्रियम्बल पढ़ना यूएपीए डालने लायक हो चुका है। सारे स्टूडेंट्स देश भर में हम लोगों ने सड़कों पे, इंडिया गेट पे, कॉलेज में, अपने स्कूलों में खड़े होकर बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक स्टेट। और ये कहना कैसे यूएपीए हो गया है। और दूसरे तरफ अनुराग ठाकुर जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग सीपी में, और खुद जो डीसीपी जिन्होंने नताशा को गिरफ्तार किया, उनके बगल में खड़े होकर ये बोला, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो आपकी नेशनलिज्म हो गया है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा स्लोगन हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आपके लिए यूएपीए हो गया है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को आपके लिए नेशनलिज्म हो गया है, और प्रियम्बल पढ़ना यूएपीए हो गया है, और स्प्रेडिंग हेट आपके लिए नेशनलिज्म हो गया है। कुछ सवाल है जो हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं। हाल फिलहाल में कई सारे पब्लिक प्रोटेस्ट में हम लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या बात हो गया कि अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, जामिया का जो शूटर है और तमाम लोग जो नफरत फैला रहे हैं, उन पे तो कभी आपने यूएपीए नहीं डाला है, ना आपने कभी सेडिशन डाला है। शादाब के हाथ पे गोली लगी थी जामिया पे जब वो शूटर आया, तो उस पर तो कभी यूएपीए आपने नहीं लगाया है। कोमल शर्मा जो मेरे जेएनयू में घुस के मुकोटा पहन के आयशी घोष पे तमाम लोगों पे हमला की है, उसके ऊपर ना आपने यूएपीए डाला है, ना उसने आपको कभी उसको आपने गिरफ्तार किया है। उल्टा जो कंवलप्रीत कौर है, दिल्ली आयशा की स्टेट प्रेसिडेंट, उसका फोन आपने सीज कर दिया यूएपीए के नाम पे। क्यों? क्योंकि वही संविधान को हम लोग डिफेंड कर रहे थे। दूसरा कौन, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। जो फोरेंसिक एविडेंस की बात जो दिल्ली पुलिस कहता रहता है, ये तो एक अद्भुत चीज है। हम लोगों ने जेएनयू के केस में भी देखा, ये हम लोगों ने भीमा कोरेगांव वाले केस में भी देखा, ये हम लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस वाले केस में भी देख रहे हैं। एक स्क्रिप्ट रचा जाता है, और जब वो स्क्रिप्ट रचा जाता है, उसका एग्जीक्यूशन एक डायरेक्टर की तरह दिल्ली पुलिस करता है। और स्क्रिप्ट कौन रचता है? आरएसएस रचता है। कब रचा है? मैं उसका कुछ डेट शीट्स आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मौका है, मीडिया फ्रेंड्स हमारे पास में है। ये क्यों रचा जाता है? उसके 2 मकसद है। एक, पैंडेमिक के दौरान स्टूडेंट अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लो, ना लॉयर मिलेगा, ना कोई उसके लिए बोलेगा।
दूसरा, जो सरकार फेल हो रहा है पैंडेमिक को डील करने में और लॉकडाउन इम्पोज करने के वजह से जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स माइग्रेंट वर्कर्स को फेस कर रहे हैं, उस चीज से आप मीडिया को भटका दीजिए, फिर से वो हिंदू मुसलमान करते रहिए, जबकि ये हिंदू मुसलमान का समस्या नहीं है। ये बात हम बार बार कहना चाह रहे हैं। जो मजदूर आज सड़क पे जा रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड और तमाम कार्ड होने के बावजूद सरकार ने बोला हम इनको राशन नहीं दे सकते हैं, ये राशन देने के हकदार नहीं है, और इन्हीं का नागरिकता छीनने की बात आप सीए, एनआरसी, एनपीआर के थ्रू कह रहे थे, और स्टूडेंट यही बात उस टाइम पे एक्सपोज किया था और आज भी एक्सपोज कर रहा है। उसके लिए आप बोल रहे हैं नहीं नहीं ये लोग सच कह रहे हैं तो ये यूएपीए के लायक है। ये आरएसएस का स्क्रिप्ट क्या है? 7 मार्च को और 8 मार्च को एएनआई, राजस्थान पत्रिका और के ढेर सारा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में आरएसएस के कुछ सोर्सेस ने इंडिकेट किया था कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा ने और बाकी लोगों के साथ मिलके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का राइट्स का रचना किया। 12 तारीख को हमने राजस्थान पत्रिका को जवाब दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 11 मार्च को, ये तारीख मुझे इसलिए याद रखने के लिए मैं मीडिया फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस led by Monica Arora, an advocate who is a known RSS member, वो एबीवीपी से चुनाव लड़के डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी है, बीजेपी से चुनाव लड़ी थी मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो मिलती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स किशन रेड्डी जी से और एक सो कॉल्ड रिपोर्ट उनको पेश करती है, जिसमें आयसा, पिंजरा तोड़, पीएफआई, जामिया स्टूडेंट्स, जेएनयू स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, तमाम लोगों के बारे में बोला जाता है। ये सारे लोग मिलके सीए के खिलाफ विरोध कर रहे थे, इन्होंने उकसाया, पता फलाना डिमकाना बहुत सारा चीज बोला। अचानक 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कहता है पेइंस्टेकिंगली कि हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे पास कुछ एविडेंस है, और यह कहता है कि जामिया के स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट्स, आइसा, पिंजरा तोड़ और बाकी संगठनों के स्टूडेंट्स ने मिलकर दंगा का रचना किया है। ये मजेदार है। इस स्क्रिप्ट को नोबेल प्राइज दिया जाए या ऑस्कर दिया जाए, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये तो वो खुद तय करे ऑस्कर अवार्ड के लिए कोशिश कर रहे या नहीं। और इसके बाद देखिए, जैसे कल जब देवांगना और पिंजरा तोड़ के दूसरे साथी को जब गिरफ्तार किया, जब उनकी बेल मिली थी, पुलिस के पास क्या करना है कुछ मतलब नहीं था। दोबारा क्राइम ब्रांच वहां पे आता है, बोलता है कि नहीं नहीं हम उनको दूसरे एफआईआर में गिरफ्तार करेंगे। और जब जज ने बोला कि जब पहले एफआईआर में जब आपने गिरफ्तार किया, ये तो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं इन्होंने हत्या किया है, इनके पास बंदूक था। भाई जिसके पास बंदूक था, मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ, जिसके पास बंदूक था उसको आपने गिरफ्तार किया था। मैं नाम बोल रहा हूँ, मनीष सरोरा। उसको आर्म्स एक्ट में और यूएपीए में आपने गिरफ्तार किया था, बट उसको तो बेल मिल गया है कहते हुए कि कोरोना है। बट सफूरा को जो प्रेग्नेंट है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ दुनिया भर का कहता है जो प्रेग्नेंट वुमेन को आपको जेल से छोड़ना चाहिए, खुद सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको आपने दरकिनारे किया है। दरअसल मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि बहुत सारे स्पीकर है, फिर हम लोग इस बात पे आएंगे। ये भीमा कोरेगांव का मॉडल है। जैसे दलितों पे जिन पे पहले हमने हमला करवाया संभाजी बिंडे से, तो उन विक्टिम्स को आपने फिर कल्प्रिट बनाया। ये जेएनयू मॉडल है, कोमल शर्मा को जैसे लोगों को आपने भिजवाया, हमला करवाया, फिर आयशी घोष और तमाम लोगों को आपने कल्प्रिट बना दिया। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, इन लोगों ने तमाम जो झूठ फैलाया और आपकी नैरेटिव चली नहीं, तो आपने सोचा कि चलो लॉकडाउन आ गया, हम लोग अपने नैरेटिव को साबित करने के लिए जो लोग संविधान के पक्ष में लड़ रहे थे उन लोगों को गुनहगार बता देंगे और उनको जेल में डाल देंगे, और फिर हमारे गोदी मीडिया से हम लोग चलवा देंगे कि ये लोग गुनहगार है, ये लोग गुनहगार है, ये लोग गुनहगार है, और लोग मान जाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो सरकार रेलगाड़ियों को ढंग से पटरियों पे नहीं चला पा रही है, गलत डेस्टिनेशन पे ले जा रही है मजदूरों को जब इतनी ट्रैफिक नहीं है, जो डॉक्टर्स को पीपीई किट नहीं दे पा रही है, जो मजदूरों को अपने जेब पे पैसा नहीं भिजवा पा रही है, उनको राशन दे पा रही है, वो कह रही है कि दिल्ली पुलिस सही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस, जो 3 सवाल हमने उनसे पेश किया है और जो हम लोगों ने टाइमलाइन दिया है, वो बताए कि ये इन्वेस्टिगेशन फ्री था, ये इन्वेस्टिगेशन फेयर था, या ये इन्वेस्टिगेशन था, या आरएसएस के स्क्रिप्ट के ऊपर ये लोग एक्ट कर रहे थे। थैंक यू। थैंक यू बालाजी ये फॉर दैट वैल्यूएबल इनपुट। और आपने बहुत अहम बात कही कि ये इस पूरे अरेस्ट में
दिल्ली वायलेंस के जो असल कल्प्रिट्स थे और जो इंस्टिगेटर्स थे, उनका नाम सब लोग जानते हैं। किसने आकर के वो धमकी दी कि अगर धरना नहीं हटाया गया तो हम दंगा करेंगे, किसने बोला क्राउड पे इन प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाने को, ये सारी चीजें दुनिया के सामने साफ हैं। उसको खत्म करके और जामिया के कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, कुछ डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट्स के ऊपर इस पूरी चीज को थोपने की कोशिश की जा रही है और पब्लिक रिकॉर्ड को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अहम है इस वक्त, इसको याद रखना। और अब कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के फॉर्मर प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त कन्हैया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हम और भी कुछ पैनलिस्ट का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आई होप दे विल जॉइन अस सून, बट फॉर नाउ मैं अब कन्हैया कुमार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी बात को आगे रखें। सबसे पहले आप तमाम लोग जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी हैं और जो पत्रकार लोग हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले जो आप तमाम लोग हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे ख्याल से हमसे पहले जो दो वक्ता हैं, उन्होंने डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है। मैं सिर्फ इस पे एक पक्ष रखना चाहता हूं, वो ये है कि आखिर लॉकडाउन के दौरान ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, विश्वविद्यालयों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, पत्रकारों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई नया मामला नहीं है तो पुराना कोई मामला निकाल करके पुराने केसेस में किस तरीके से मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। वजह बिल्कुल साफ है। आज जो बिहार की अखबार में खबर आई है, दो दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। मोकामा में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है और बेगूसराय में एक मासूम के साथ उसके ही चाचा के द्वारा बलात्कार किया गया है। ये दो घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, पुलिस इनके ऊपर गिरफ्तारियां नहीं कर रही है। ऑलरेडी जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो अंडर ट्रायल थे, जो खूनी थे, जो मर्डरर थे, जिनके ऊपर डकैती का आरोप था, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस देश की संपदा को लूटा है, उन तमाम लोगों को रिहा किया जा रहा है। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं, उनको ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि देश की परिस्थिति ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई की चिंता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी चिंता है। जिनको नौकरी मिली हुई थी उनकी नौकरियां छूट रही हैं, जिन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी समाज जो है एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। लेकिन लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, बात करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं, उनको इसलिए टारगेट किया गया है ताकि सरकार की नाकामियों पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके, कोई ये ना पूछ सके कि भाई कैसा ट्रेन चला रहे हैं, जाना है गोरखपुर पहुंच जा रहा है उड़ीसा, आप कह रहे हैं कि लोगों को पटरियों पे नहीं चलना चाहिए, पटरी पे सो गए इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन जो ट्रेन से आ रहे थे, जिस ट्रेन को 24 घंटे में पहुंचना था, वो ट्रेन जो है 110 घंटे में पहुंची और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके। कोई ये ना सवाल खड़ा कर सके कि आज भोपाल में पीपीई किट पहनने के चलते 5 स्वास्थ्य कर्मी बेहोश हो गए, जिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थाली बजाए थे तमाम लोग। ये जो बुनियादी सवाल हैं, इन सवालों पर देश का नजर ना हो। और ये विद्यार्थी जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये साधारण विद्यार्थी नहीं है। ये सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ समाज के लिए जो जरूरी चीज है उनके ऊपर भी ये सवाल खड़ा करते हैं। एक एक करके लॉकडाउन की आड़ में, लॉकडाउन का फायदा उठा करके विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से विश्वविद्यालयों पे हमले हो रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ये सरकार हम लोगों को अंग्रेजों की याद दिला रही है। और इस देश में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए और सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, उनको खास करके इसलिए टारगेट किया गया है कि इसमें एक तीर से दो शिकार किया जाए। एक तो सीए, एनआरसी, एनपीआर के दौरान जो लोग एक्टिव थे उनसे बदला भी निकाला जा सके, सरकार बदले की राजनीति कर रही है। और दूसरा, अगर इन विद्यार्थियों को डराएंगे, इनको जेलों में डालेंगे, तो बाकी विद्यार्थियों को ये मैसेज जाएगा
कि कल को अगर तुम भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुमको भी इन लोगों की तरह जेल में डाल सकते हैं। ये साजिश के तहत ये तमाम काम की जा रही है। हमको लगता है कि लॉकडाउन अपनी जगह पे है, कोरोना महामारी अपनी जगह पे है, इससे हम लोगों को निपटना है, लेकिन इस तरीके पर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नए तकनीक के माध्यम से, नए तरीके से हम लोग अपनी बात को मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से सरकार तक भी हम लोग अपनी किस तरीके से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, ये हमारा पहला कदम है। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं। कल को अगर सरकार लॉकडाउन की आड़ में बदले की राजनीति अगर नहीं खत्म करती है, जो हमले किए जा रहे हैं विश्वविद्यालयों पे और विद्यार्थियों के ऊपर, सामाजिक और मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं के ऊपर, अगर इस पे ये रोक नहीं लगाते हैं तो मजबूरन नए तरीके से लॉकडाउन और कोरोना के जो नियम हैं, जो प्रतिबंध हैं, उसको मानते हुए हमको अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। और ये सारी नई तरह की तकनीक में दिल्ली पुलिस की तरफ से हम सारी पुरानी तकनीकें देख रहे हैं, चाहे भीमा कोरेगांव हो, चाहे उससे पहले जिस तरह सालों साल एक्टिविस्ट को, किसी भी डेमोक्रेटिक वॉइस को और मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स को भी, जब भी मुस्लिम कम्युनिटी से एमयू से या जामिया से कोई लीडरशिप उभरने की कोशिश हुई है, तब तब पुलिस ने यूएपीए का, टेरर का टैग लगाकर अलग अलग तरह से लीडरशिप को हमेशा दबाने की कोशिश की है। और यही पैटर्न हम लोग आज भी देख रहे हैं कि जब नई स्टूडेंट लीडरशिप पैदा हो रही है देश में, उस वक्त उसको किस तरह से क्लैंप डाउन किया जा रहा है, रोका जा रहा है। और हम इसी पे आगे बढ़ते हुए, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की जो प्रेसिडेंट है आयशी घोष, किसी टेक्निकल रीजन से वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। वील सॉर्ट दैट आउट। फिलहाल हमारे साथ एक और स्टूडेंट लीडर, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट उमर फारूक हमारे साथ हैं। मैं अभी उमर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी 2-3 से 4 मिनट में अपनी बात को रखें और उसके बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे। उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सुनी आ रही है? जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम तमामी प्रेस के मेंबरान को और मेरे पैनलिस्टों को सबको मैं गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये पूरा एक आप इससे पहले के कुछ लोग साथी, मेरे क्रांतिकारी साथी जो जिक्र कर रहे थे कि ये पूरा एक न्यू पैटर्न नहीं है बल्कि पुराना पैटर्न है। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम स्टूडेंट्स जो है वो स्टेट के एनिमी नहीं है, बल्कि हम लोग खैर खा हैं, वेल विशर हैं। इसी वजह से जितना भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या डिसेंट कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है उसको वायलेट किया जा रहा है। चाहे वो सीए एनआरसी के नाम पे हो, चाहे वो 370 आर्टिकल के नाम पे हो, या किसी और नाम पे जो है संविधान को जो है कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से हमारा स्टेट जो इंडिया है वो थ्रेट अंडर थ्रेट है कुछ फासिस्ट लोगों के इससे। तो इस वजह से हम लोग जो है ये स्टेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहली चीज़ क्लियर कर दूं। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो मॉडल आज पेश किया गया है, यानी कि दिल्ली राइट्स के बाद कुछ एक्टिविस्टों को और कुछ स्टूडेंट्सों को जो अरेस्ट किया जा रहा है, ये नया पैटर्न नहीं और नया चीज़ नहीं है। आप दिल्ली गोधरा राइट्स उठा के देख लीजिए, गुजरात का मॉडल देख लीजिए उठा के, या उसके बाद के कहीं पर भी मुजफ्फरनगर हो या कोई भी राइट्स उठा के देख लीजिए, हर जगह पे उन लोगों को, उन विक्टिम्स को ही, खास करके मुस्लिम कम्युनिटीज को जो है उठाया गया है। चाहे मुंबई के राइट्स हो, चाहे उसके बाद के कितने भी आप देख लीजिए, हर केस के अंदर मुस्लिम्स को फैब्रिकेटेड केस के अंदर फाल्सली चार्जेस के अंदर अरेस्ट करके यूएपीए टाटा पोटा लगाकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया गया। आज वही चीज को जो लोग शांतिपूर्वक गांधी और मौलाना आजाद और अंबेडकर के मार्ग पे चलते हुए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे हक को, जो जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया, उस हक को इस्तेमाल करते हुए आवाज उठा रहे थे, सवाल कर रहे थे हिंदुस्तान की वो बीजेपी गवर्नमेंट को जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी पुअर और एंटी मार्जिनलाइज सोसाइटी के खिलाफ जो पॉलिसीज ला रही है, उसके ऊपर सवाल करने को जो है आज क्राइम बना दिया गया। जैसा कि कुछ साथी ने ये भी बताया कि आज
प्रियम्बल पढ़ने को भी जो है आज UAPA लगा दिया गया है। मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ आपके इसके माध्यम से हमारे गवर्नमेंट को कि जो प्रज्ञा राज ठाकुर जिसका टेरर अक्यूज है और कई उसके चार्जेस है, वो कितने की केसेस में, आज उसको बेल पे रिहा कर उसको पार्लियामेंट में भिजाने वाला श्रेय किसी को जाता है तो वो आज की भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बयाज और अनफेयर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो है विच हंटिंग जो है विच हंटिंग है वो एपिसोड है, सेकंड एपिसोड है वो इनोसेंट यूथ अरेस्ट का। कहीं ना कहीं ये जो चीज पूरी हो रही है, जो 2009 में जो एक एपिसोड चालू हुआ था इनोसेंट यूथ अरेस्ट का, उसका दूसरा एपिसोड जो है वो यहाँ से शुरू हो गया है। तीसरी बात मैं ये बताऊं कि ये चीज नई नहीं है कि आप स्टूडेंट्स को टारगेट की हैं। देख लीजिए, आप उठा के साबिक में भी माजी में भी ये हुआ कि आपने जो है जामिया के माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर सवाल उठाया, कभी रिजर्वेशन के ऊपर बात की तो कभी ANU को टारगेट किया गया, कभी JNU को इस नाम से टारगेट किया गया कि वहाँ पर इंटेलेक्चुअल और डेमोक्रेटिक और सेकुलर लोग रहते हैं और वहाँ बात करते हैं, तो कभी उसको वो किया गया। और जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूँ, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसको इस वजह से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो उर्दू लैंग्वेज है, तो उसका फंडिंग रोक दिया जाए, और फंड रोक देंगे तो ऑटोमेटिक जो वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं आएंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से चाहे वो रोहित वेमुला के नाम पे, चाहे वो नजीब के नाम पे, जो है यहाँ के मार्जिनलाइज सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को वहाँ अपने हायर एजुकेशन में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। तीसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये पूरे फैब्रिकेटेड केसेस बनाए जा रहे हैं, आप देखे होंगे कि कपिल मिश्रा को कोई इसके अंदर अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि उसकी पूरी क्लियर वो वीडियो आ रहा है कि वो बोल रहा है कि अगर हम यहाँ से नहीं हटाएंगे तो हम उनको उसका बताएंगे फिर। तो ये चीजें सारे साफ साफ बताते हैं कि दिल्ली पुलिस जब जामिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, दिल्ली के गलियों में प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग के नाम पे और कई ऐसे चीजों के ऊपर जो CANR के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था, दिल्ली पुलिस ने जो रवैया इख्तियार किया था, जिस तरीके से वहां पर उनकी वॉइस को दबाने की कोशिश की गई थी, उससे वाजे हो जाता है कि दिल्ली पुलिस जो है कठपुतली है वो BJP सरकार की। जिस हैदराबाद के अंदर मेरी यूनिवर्सिटी है, हम लोगों ने भी मानू ने भी JMI के साथ, JNU के साथ और AMU के साथ शाना बचाना जो है इस मूवमेंट के साथ रहे। उस मूवमेंट को हम भी यहाँ पर लड़ते रहे, मगर यहाँ की तेलंगाना पुलिस जो कि ये भी एक पुलिस है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो लॉ एंड ऑर्डर को सेव करती है, लॉ एंड ऑर्डर को जो देखती है। इस पुलिस ने हमारे साथ वो वाला सुलूक नहीं किया जो दिल्ली पुलिस ने किया है हमारे साथ। हम लोग पीसफुली यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें कोऑपरेट किया गया, और हमारे पास ऐसे कोई ऐसी कठपुतली वाला काम हमारी तेलंगाना पुलिस नहीं की जो दिल्ली पुलिस कर रही है। तो ये हम लोग जो है मानू स्टूडेंट यूनियन इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, और जो लोग अभी अरेस्ट कर चुके हैं, जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उनको जल्द से जल्द रिहा करने की हम लोग यहाँ के यूनियन की तरफ से भी अपील करते हैं और रिलीज करने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। और आगे चल के हम यहाँ से इस माध्यम से आप तमाम ये प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम तलबा, हम स्टूडेंट्स और हम ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है अभी सिर्फ UAPA टाटा पोटा से हम डरने वाले नहीं है। हमारा मार्ग गांधी का मार्ग है, हमारा मार्ग मौलाना आजाद का मार्ग है, हमारा मार्ग अम्बेडकर का मार्ग है, और इस मार्ग पे चलते हुए शांति पूर्वक हम हमारे देश की रक्षा करेंगे और देश के हर वो नागरिक को अपना हक दिलाएंगे, और वो संविधान की रक्षा करेंगे, और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगारी दिलाने की बात करेंगे। और जब तक हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं, हम सवाल करते रहेंगे। हम लोग हिंदुस्तान की जो सरकार, जो BJP सरकार है, वो BJP सरकार के इन पॉलिसीज को खिलाफ लड़ते रहेंगे, जो पॉलिसीज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी पूर है। तो इसी के बाद मैं और एक ये बात भी वाजे कर लूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी जो मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी है, वो ये के स्टूडेंट्स की तरफ से मैं ये क्लियर कर दूं कि हम आगे चल के इंशाल्लाह इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे, और इसी जो इस तरीके से आज के इमरजेंसी के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, उस इमरजेंसी के अंदर जबकि पूरा हिंदुस्तान परेशान है, उस इमरजेंसी में जो है उनको अरेस्ट करके आज जिस तरीके से उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उसकी लड़ाई को हम हमारे गांधी के और मौलाना आजाद के मार्ग में चलते हुए इंशाल्लाह लड़ेंगे।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक, मानू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट। और जैसा कि आप कह रहे थे, ये प्रमाण है, सबूत है इस बात का कि पूरे मुल्क में दिसंबर में जो एंटी सीएए विरोध शुरू हुआ था, इक्वल सिटीजनशिप के नाम पे जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो एक स्टूडेंट लेड, सिटीजन लेड प्रोटेस्ट था। और दिल्ली पूरे होम मिनिस्ट्री की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको क्रिमिनलाइज करने की और एक टेरर और क्रिमिनल का रंग देने की जो कोशिश की जा रही है, वो उसको हम रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। मैं शुक्रिया करूंगा उमर फारूक का। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट को लाइन पे लेने की, बट तब तक हमारे साथ अगले पैनलिस्ट हैं गुजरात से एमएलए और बहुजन लीडर जिग्नेश मेवानी। मैं जिग्नेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करें। आई थिंक जिग्नेश आपका माइक म्यूट है, और अगर मैं मीटिंग होस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप, हाँ जी प्लीज। ठीक है अभी? जी से सही है, प्लीज गो अहेड। तो सबसे पहले तो मेरे साथ जुड़े हुए सभी पैनलिस्ट, आप जो मॉडरेट कर रहे हैं, जिन्होंने इसका प्लानिंग किया, आयोजन किया, और जो भी पत्रकार साथी जुड़े, उन सभी का स्वागत है। साथियों, ये दिस इज विच हंटिंग एंड वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ वर्स्ट नेचर। बहुत ही शर्मनाक और गंदे किस्म का ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का डिस्प्ले हो रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को मालूम है कि जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, जमकर नारेबाजी किया, रैलियां की, धरने दिए, पूरे भारत में एक लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन किए, वो सारे लोग अभी कोविड-19 की इस वक्त पे सड़क पर नहीं उतर पाएंगे। और इसी सिचुएशन का ये लोग एडवांटेज लेकर एक तरह से ये वीच हंटिंग पे, पॉलिटिकल वेंडेटा पर उतर आए हैं। मैं उसकी न केवल निंदा करता हूं, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग किस्म का सरकार का ये रवैया है। जिस प्रकार से सारे स्टूडेंट्स लीडर को टारगेट किया गया है, जैसा कि साथी साई बालाजी और कन्हैया दोनों ने बताया कि ये केवल पढ़ाई करने वाले लोग नहीं, पढ़ाई करने के साथ साथ अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, और न केवल अपने, पूरे देश के जो भी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समुदाय के लोग हैं, उन सबके हक और अधिकार के लिए बात करने वाले वो लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली एंटी आरएसएस और एंटी बीजेपी है। तो उनकी जो भाषा है, उनकी जो कंटेंट है, वो जिस आइडियोलॉजी के साथ सरोकार रखते हैं, उससे बहुत लंबे वक्त से आरएसएस और बीजेपी को परहेज था, तकलीफ था। और यही स्टूडेंट सारे लीडर, सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो, दिल्ली में होने वाले दूसरे जो भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो, उन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो अभी वो पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को मौका मिला है कि 1 बाय 1 सबको टारगेट करके उन सबको जेलों में डाला जाए। तो ये बहुत ही गंदे किस्म का वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। दूसरा, मानता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल जिनके ऊपर यूएपीए लगा है उनके लिए ही नहीं, साथ में ये साथी खालिद सैफी के लिए भी है, डॉक्टर कफील खान के लिए भी है, अखिल गोगोई के लिए है, डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े के लिए है, सुधा भारद्वाज के ऊपर है। तो भीमा कोरेगांव और उसके अलावा भी जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा बुलंद करने वाले, संघर्ष करने वाले, सड़कों पर उतरने वाले जितने भी लोगों को ये सरकार टारगेट करती आई है, उन सबके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आगे भी इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे। एक मुद्दा आपके बीच में रखना चाहूंगा कि दिल्ली में जो राइट्स हुए, उसके राइट्स के लिए ये सारे स्टूडेंट्स लीडर्स रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे स्टूडेंट्स लीडर्स का ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कहना that itself is a conspiracy planned, hatched and executed by our government। हमारी सरकार का खुद का ये षड्यंत्र है कि ये कहा जाए कि दिल्ली राइट्स इन स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। और इसी प्रकार का साजिश हम लोगों ने भीमा कोरेगांव में भी देखा था। भीमा कोरेगांव में जो मुकदमे दर्ज हुए, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ जिनकी ठीक ठाक बनती है, ऐसे 2-3 चैनल में लगातार 72 घंटे तक, 3 दिन तक कुछ लोगों के खिलाफ लगातार एक तरफा कैंपेन होता रहा कि इन लोगों ने इतने खतरनाक
प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए हैं, उसी के चलते भीमा कोरेगांव में दंगे हुए, उसी के चलते लोगों के बीच में हाथापाई हुई, और यही सारे षड्यंत्र की जड़ है। ऐसा 3 दिन तक उनके खिलाफ एक न्यूज चैनल्स में, अखबारों में कैंपेन चला, और फिर उसके तीसरे, चौथे, 5वें दिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करना चालू हुआ। बिल्कुल उसी प्रकार का पैटर्न इसमें भी देखा गया। पहले अमित मालवीय का 3 मार्च को एक ट्वीट आता है, फिर बीजेपी का आईटी सेल पूरे मामले में ट्विटर स्टॉर्म, ट्विटर ट्रेंडिंग करवाता है, और फिर 6 मार्च को एक डिजाइन के तहत एफआईआर होता है। तो निर्विवाद तौर पे ये बहुत ही एविडेंट है, बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये केंद्र सरकार की खुद की अपनी साजिश है कि दिल्ली राइट्स में जितने भी सीए और एनआरसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, और वैसे भी जिन एक्टिविस्टों से, जिन एकेडमिशियन से, जिन स्कॉलर से, जिन स्टूडेंट लीडर से हमको दिक्कत होती रहती है, जो हमारे खिलाफ लगातार मीडिया में बोलते हैं, सोशल मीडिया में बोलते हैं, सड़क पर मोर्चा बुलंद करते हैं, जी, जो एक एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस पोजीशन रखते हैं, उन सबको 1 बाय 1 बारी बारी करके सबको जेल में डालने का एक बीजेपी आरएसएस का ये षड्यंत्र है। और गौरी लंकेश की हत्या के बाद जो चार्जशीट हुआ, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी, उनको जब रिमांड पे लिया, उनका जो इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उन्होंने करीब करीब 50 उन लोगों का लिस्ट दिया था जिनको आरएसएस और बीजेपी के लोग मार देना चाहते थे। तो हमारे मुल्क की ये मौजूदा किनको जेल में डाल देना है, किनके ऊपर फर्जी मुकदमे करने हैं, और किनको एलिमिनेट कर देना है, इन सबका लिस्ट रेडी है। तो पूरा मैं कहूंगा एक तरीके से व्हाट इज बीइंग अनलिस्ड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ फासिज्म, और मैं उसका बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं इन सारे स्टूडेंट्स लीडर के साथ हूँ, चाहे वो मीरन हैदर हो, आसिफा हो, सफूरा हो, खालिद सैफी हो, डॉक्टर कफील खान हो, डॉक्टर आनंद तेल तुमड़े हो, अखिल गोगोई हो, इशरत हो, उमर हो, और इन सारे साथियों की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब वो लोग हैं जो इस मुल्क के गरीब जनता के लिए सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, फांसीवाद में से इस जनता को कुछ रिलीफ मिले, इन सब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बावजूद उनको इस प्रकार से टारगेट करना ये बेहद ही शर्मनाक है। दिल्ली के जो राइट्स हुए, इसमें कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो वो जो दंगे हो रहे थे, इसमें लग रहा था कि जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरी कुछ टुकड़ी, कुछ टीम लोग बनाकर निकल रहे थे, कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी मास स्केल मॉब लिंचिंग के लिए निकले हो, और हमारी सरकार, दिल्ली पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जिस प्रकार के स्टेटमेंट अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा वगैरह ने किए हैं, बहुत ही प्रोवोकेटिव, कम्युनल नेचर के वो सारे स्पीचेस है, उनके वीडियोस अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल हुए, मेन स्ट्रीम के अखबार ने और न्यूज चैनल्स ने उसके ऊपर स्टोरीज पब्लिश किए, बावजूद उसका कॉग्निजेंस लेकर एक भी मामले में गिरफ्तारी नहीं करना, और प्रेग्नेंट जो स्टूडेंट्स लीडर्स है उनको जेल में डालना, मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल है। मस्जिद में किसी ने झंडा लहरा दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नेशनल एंथम नहीं गाओगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, ऐसा एक पुलिस का साथी कह रहा है, और ऐसा कहते हुए किसी बेगुनाह मुसलमान को मार रहा है, और फिर 2-3 दिन में उसकी कस्टडी में डेथ होती है। यूपी से लोग आकर दिल्ली में राइट्स करते हैं, ऐसा प्राइमा फेसी एविडेंस है। इन सब के बावजूद उनमें कार्रवाई नहीं करना, और सीए एनआरसी के मुद्दे पर बोलने वाले स्टूडेंट्स लीडर को टारगेट करना, और ये कहना कि उन्होंने राइट्स को इंजीनियर किया था, ये केंद्र की सरकार का, दिल्ली सरकार का खुद का अपना एक सोचा समझा साजिश और स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी है। तो शुक्रिया जिग्नेश जी, और फॉर दैट सॉलिडारिटी, और हमारे साथ आके इस तरह खड़े रहने के लिए, और सरकार को हमारा जवाब देने के लिए। इस वक्त एक सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा जी। एक बात मुझे यहाँ आपके साथ शेयर करना है कि जैसे इन लोगों ने कहा कि ये नहीं, ये दिल्ली का जो राइट्स हुआ, ठीक है, इनके पीछे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स यही है। मुझे वो वाकया याद आ रहा है जब गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस का S6 कोच जला था, तब उसमें लोकल क्राइम ब्रांच, स्टेट आईबी, सेंट्रल आईबी, लोकल पुलिस, डीजी ऑफिस,
गुजरात का होम डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार का गृह विभाग होम डिपार्टमेंट, इनमें से किसी के पास बेसिक कोई क्लू मिले कि एक्चुअली में क्या हुआ है, उसके पहले उसके डिब्बे में चढ़कर मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का साजिश है। बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस, बिफोर लोकल पुलिस और आईबी कुड हैव एनी क्लू, एनी आइडिया। तो ये पूरा स्टेट का अपना खुद का एक कॉन्स्पिरेसी है, इट इज नथिंग लेस देन दैट। और ये एक तरीके से गुजरात मॉडल का एक्सटेंशन ही। शुक्रिया जिग्नेश जी। और इस वक्त हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट आयशी घोष हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, उनके इलाके में नेटवर्क इश्यूज होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी मौसम वगैरह भी ख़राब है, तो वो हमें अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर लेंगी। स्पीकर पे मैं ऑन करके उनकी बात आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे और मैं जिग्नेश, हमारे साथ इस वक्त यूथ लीडर उमर खालिद भी मौजूद हैं। और ये जो एफआईआर दिल्ली पुलिस, जिस एफआईआर में मीरान हैदर और आसिफ और सफूरा को गिरफ्तार करने के बाद, जो बेल मिलने के बाद जो केस इन पे लगाया गया है, उस केस में उमर खालिद का भी नाम पुलिस ने फ्लोट किया है। हालांकि क्लैरिफाई अभी तक नहीं किया है इनके ऊपर यूएपीए लगा है या नहीं लगा है, लेकिन इस वक्त उमर खालिद भी हमारे साथ हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ब्रीफली आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करके अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फवाज। आप मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है, यू कैन गो अहेड। मैं जो आयोजक हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और तमाम लोग जो जुड़े हैं, बाकी पैनलिस्ट और मीडिया कर्मी, उनका स्वागत करना चाहता हूं। देखिए, बालाजी ने एक बात बोली थी कि ये सरकार की क्या प्रायोरिटी है जब इस किस्म की महामारी है और इस किस्म का आर्थिक संकट है। उस दौर में ये सरकार अगर लोगों को गिरफ्तार कर रही है तो क्या प्रायोरिटी है दिखता है। प्रायोरिटी तो दूर की बात, सरकार ने बहुत कुछ चीजें करने का ये बहुत अच्छा अवसर देखा है। ये अवसर देखा है बिकॉज विरोध होना मुमकिन नहीं है। और सिर्फ ये गिरफ्तारियां नहीं, आप देखिए जो जैसे जैसे कदम उठाए हैं जो नॉर्मल दिनों में मुमकिन नहीं थे, चाहे वो श्रम कानूनों को बदलना हो, चाहे वो बहुत सारे संस्थाओं का निजीकरण करना हो, एयरपोर्ट्स को बेच देना हो, या फिर ये गिरफ्तारियां हो, सरकार जानती है कि इस समय उनका विरोध नहीं होगा, और जो चीज एक नॉर्मल टाइम में मुमकिन नहीं है, उस चीज को मुमकिन बनाने के लिए उसने इस लॉकडाउन का समय चुना है। लॉकडाउन किया गया था कर्व को फ्लैटन करने के लिए, कोरोना के कर्व को फ्लैटन करने के लिए, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं विरोध को फ्लैटन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सवाल है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस के रवैये को देख के, और मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से, मतलब हमारा कैपिटल है, देश का कैपिटल है, वहां की पुलिस है, एक प्रीमियर पुलिस एजेंसी है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद इतना डैमेज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। दिल्ली पुलिस से सिंपल सा सवाल है, क्या वजह है और कौन सा वो पॉलिटिकल प्रेशर है? दिल्ली पुलिस साफ साफ शब्दों में बताए। गिरफ्तारी तो दूर की बात, इंटेरोगेशन तो दूर की बात, आज तक अनुराग ठाकुर जिन्होंने बोला गोली मारो सालों को, और उसके 2 दिन बाद जाके जामिया के सामने किसी ने गोली भी चला दी, एक स्टूडेंट की गोली भी लग गई। क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? कौन लोग प्रेशर डाल रहे हैं दिल्ली पुलिस पे कि उन पे आज तक एफआईआर भी नहीं हुई? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? दिल्ली पुलिस जवाब दे कपिल मिश्रा पे आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। जब एफआईआर दर्ज करने की बात हुई, कोर्ट ने पूछा कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस को उस समय बयान था कि उन पे एफआईआर दर्ज करने से माहौल बिगड़ सकता है। मतलब आज तक इतने दिन हो गए, आज तक क्या वो माहौल बिगड़ने की स्थिति आज तक कंटिन्यू कर रही है, लेकिन आज तक इसीलिए आज तक उन पर गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर दिल्ली पुलिस चाहती है कि हम उन पर भरोसा करें कि वो एक फेयर क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो दिल्ली पुलिस ये बयान दे, ये बताए कि कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है जो रोक रही है कि कोमल शर्मा और उसके जितने और लोग जो और गुंडे घुसे थे, और जब जेएनयू में घुसे थे, दिन दहाड़े घुसे थे, सबके सामने घुसे थे, दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी जेएनयू गेट के बाहर, उस दिन तो रोकने का काम दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब उनकी पुष्टि भी हो गई है कौन लोग हैं, और ये पुष्टि दिल्ली पुलिस ने नहीं करी बल्कि मीडिया के कुछ मीडिया कर्मियों ने करी कि ये कोमल शर्मा है, ये यहाँ पढ़ती हैं, आज तक उनका इंटरोगेशन क्यों नहीं हुआ? आज तक उन पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? आज तक उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अगर इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस नहीं देगी तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खास तौर से ये इन्वेस्टिगेशन
जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कर रहा है और जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। ऐसा लगता है कि दो तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। एक तरीका है कि आप तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, विटनेसेस के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ये एक तरीका इन्वेस्टिगेशन करने का है जो फेयर तरीका है। और दूसरा तरीका है जो दिल्ली पुलिस का तरीका है कि आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, कहीं से स्क्रिप्ट मिलती है, कहां से मिलती है वो बालाजी ने उसकी तरफ इशारा कर दिया था, और उस स्क्रिप्ट को सही साबित करने के लिए फिर आप कुछ किरदार तलाशते हैं, कुछ कैरेक्टर्स तलाशते हैं कि उन लोगों को कोई ना कोई रोल पकड़ाया जाएगा। और अगर आप इस पूरे केस को देखेंगे तो वही काम किया जा रहा है। पोस्ट फैक्टो, रेट्रोस्पेक्टिवली कोई इंसान जिसको ऑलरेडी किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया है, जैसे खालिद सैफी या इशरत जहां हो, ऑलरेडी वो 20 दिन गिरफ्तारी में रह चुके हैं, जिस दिन वो बेल मूव करते हैं उसी दिन स्पेशल सेल आके उनको दूसरे केस में गिरफ्तार करके और उन पर नई धाराएं लगा देती हैं। आसिफ इकबाल को या किसी और सपूरा जरगर को दूसरे एफआईआर में उनको अरेस्ट किया जाता है, जब उनको बेल मिलने वाली होती है, जो फिर से देवांगना और नताशा का रिपीट हुआ, उनके ऊपर फ्रेश चार्जेस लगा दिए जाते हैं। ये तमाम लोग जो अरेस्ट हुए हैं, कुछ को मैं निजी तौर पर जानता हूं, कुछ को मैं निजी तौर पर नहीं जानता, एक्टिविस्ट बतौर पिछले 10-12 सालों में इन लोगों के साथ यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला है उनमें से कुछ लोगों को। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ पिछले 3 महीने या 4 महीने एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान नहीं, बल्कि पूरे एक्टिविस्ट लाइफ में इन तमाम लोग जो 8-9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 लोग गिरफ्तार हुए जिनमें 5 महिला हैं जो कॉन्स्पिरेसी केस में जिनको गिरफ्तारी बताई जा रही है, इन लोगों ने कभी भी अपने एक्टिविज्म की लाइफ में, पब्लिक लाइफ में कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, कभी भी दे हैव नेवर एडवोकेटेड वायलेंस। यस दे आर स्टूडेंट्स, यस दे आर एक्टिविस्ट, यस दे हैव कम आउट इन प्रोटेस्ट, यस दे हैव लेड मूवमेंट्स, यस दे हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, बट दैट कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, जो सड़कों पे निकल कर आए वो संविधान के दायरे में निकल कर आए आंदोलन करने के लिए, चाहे वो जेंडर जस्टिस के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो। और अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे, पिछले अक्टूबर से देखेंगे, तो एक के बाद एक दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को ब्रूटलाइज किया है। ये सीए प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ, उससे पहले से ही शुरू हो गया था। जब जेएनयू के छात्र फी हाइक के खिलाफ आंदोलन में निकले थे सड़कों के ऊपर, तो याद होगा किस बर्बरता से पुलिस ने मारा था। एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट शशि भूषण, उसने बताया कि मैं देख नहीं सकता, उसके बावजूद वहां की स्ट्रीट लाइट बंद करके उसको मारा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को आज बताया जा रहा है कि वो लोगों ने हिंसा के साजिश में शामिल हैं। Jamia students are not perpetrators of violence. Jamia students are victims of violence. The violence that we saw on the night of 15th of December. But there has been no action on that. And after that, this is an extension of the same. To criminalize protest, मतलब एक तीर से दो निशाने किए जा रहे हैं। एक तरफ जो लोग विरोध की आवाजें हैं उनको बंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ विरोध को एक साजिश का रूप देके कि आने वाले दिनों में कोई भी विरोध ना हो, हर विरोध को किसी साजिश का रूप देके, चाहे वो पहले केसेस में हो जो बाकी वक्ताओं ने बोला या इस केस में हो, ये चीज ये नैरेटिव वो बार बार रिपीट करेंगे और इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटीज पे, चाहे वो जेएनयू हो, उसके बाद जेएनयू से पहले एचसीयू हो, एक कंसिस्टेंट अटैक 2014 से चल रहा है। कैसी सरकार है जो अपने छात्रों के खिलाफ लड़ रही है, अपने नौजवानों के खिलाफ लड़ रही है, एक ऐसे दौर में जब शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे इतना बड़ा हमला है, इतना कटौतियां करी जा रही है, उस वक्त में जब छात्र, नौजवान इस पे सवाल उठाते हैं तो आप उन पे पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी लगा देते हैं। मतलब कौन सी सरकार है जो अपना राजनीतिक विरोध, अपना बदला छात्रों पे निकालती है? अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको कोरोना के दौर पे भी राजनीति करनी है, तो आपके जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है आप उससे राजनीति कीजिए। लेकिन अगर आप छात्रों को राजनीति का अपने राजनीति का बदला लेने के लिए आप विक्टिम्स बनाएंगे, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट दिस गवर्नमेंट इज अप टू। जस्ट टू, I don't want to, I mean, all the points have been made and I don't want to stretch it long. One last point I would want to make. मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और ये भी भरोसा है कि पुलिस भी इस बात को जानती है कि ये सारे केसेस बेबुनियाद हैं। These cases will not stand the test of scrutiny, will not stand scrutiny in court. जो नताशा और देवांगना का जो बेल पिटीशन था, जो मीडिया में रिपोर्ट आया, उस बेल पिटीशन को जब बेल मिला तो उस समय भी कोर्ट ने ये बात बोली कि इन लोगों ने सिर्फ विरोध किया, इन लोगों ने कोई हिंसा नहीं करी, उनको बेल मिल गया। आने वाले दिनों में सब लोग छूटेंगे, सब लोग बेगुनाह साबित होंगे, ये बात पुलिस भी जानती है। लेकिन यूएपीए जैसा कानून इस्तेमाल करके जब तक वो होगा, जब तक वो बेगुनाह साबित होंगे, जब तक वो बेल में छूटेंगे, बहुत समय वो ऑलरेडी जेल में गुजार चुके होंगे। कई कई महीने तक उनको चार्जशीट भी पेश नहीं करनी है। बेल बहुत डिफिकल्ट है इस दौरान। और ये प्रोसेस जो है कि एक साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, यही प्रोसेस उनकी सजा बनेगी।
आपने कुछ नहीं किया, आप पे इवेंचुअली आप निर्दोष भी साबित हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इतना ज्यादा समय अगर आप जेल के पीछे बिताएंगे बिना बेल के, यही सजा होगी। और यही संदेश सरकार छात्रों को, नौजवानों को देश भर में देना चाहती है कि अगर हमारा विरोध करोगे तो उसकी सजा ये है। जितना मैं जानता हूं संविधान के बारे में, सरकार का विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना हमारा जुर्म तो दूर की बात, हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये हमने किया है। अगर हमको लगता है कोई जन विरोधी नीति है तो हमने उसका विरोध किया, आगे भी करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे, हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार एक संदेश दे रही है कि हमारे विरोध का नतीजा ये है, और ये संदेश से हमारे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। मैं मीडिया के कर्मियों से एक अपील करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये कोर्ट में साबित नहीं होंगे। ये अवसर सरकार ने लॉकडाउन को इसलिए ही देखा है, विरोध तो दूर की बात, इसमें मीडिया पे भी चर्चा नहीं होगी, मीडिया का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। अगर मीडिया इन केसेस को देखे, इन केसेस को एग्जामिन करे, पुलिस के केसेस को एग्जामिन करे, मीडिया से मैं अपील करना चाहता हूं, आप सिर्फ पुलिस के वर्जन को ना चलाएं। आप पुलिस से सवाल पूछिए, उन सारी चीजों को, इस बात पे सवाल पूछिए कि जब 6 मार्च को एक एफआईआर होती है, वो एफआईआर में सारे बेलेबल सेक्शंस हैं, उसके कुछ दिनों बाद उसमें नए सेक्शन जोड़ दिए जाते हैं, उसमें कुछ और दिनों बाद उसमें यूएपीए जोड़ दिया जाता है, जब किसी को बेल मिलने वाली होती है उसको किसी और एफआईआर में वो इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। इन सब सवालों को जब आप जोड़ेंगे, when you join 2+2, you will see what Jignesh pointed at, that this is not an investigation of a conspiracy. This itself is a conspiracy. The Delhi police is doing at the behest of its political masters. It seems that the Delhi police has two sets of rules. One set of rule for the supporters and those aligned with the ruling party, where they can get away after doing everything. Komal Sharma can get away after assaulting students and teachers of Jawaharlal Nehru University. Anurag Thakur and Kapil Mishra and other BJP leaders can get away with making the most provocative speeches where they openly incite violence in the presence of Delhi police, and not even an FIR is filed against them. And there is another set of rule for those who oppose the government, and they will be punished simply for the fact that they oppose the government, even if they have committed no crime. This is very alarming, and we all should be bothered about this. I sincerely appeal to the media. This is being exploited, the fact that we do not have enough focus on this story right now. If there is enough scrutiny of this case, this entire case that the Delhi police is trying to build, this entire cock and bull story that Delhi police is trying to build, this will collapse like a pack of cards. Thank you very much. Thank you, Umar. And it's a very important note to end on. If this case is scrutinized at all, it will collapse like a house of cards, literally. और जैसा कि उमर खालिद कह रहे थे, पिछले 5-6 सालों से जब से सरकार आई है, यूनिवर्सिटीज पे एक सस्टेन्ड अटैक हो रहा है। उसमें एक निशाना यकीनन जेएनयू रहा है, और साथ में उसके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली जामिया और अलीगढ़ को भी हमेशा कम्युनलाइज करके और हमेशा कम्युनल कार्ड को प्ले करने के लिए इन यूनिवर्सिटीज को यूज किया जाता है। इन सीए प्रोटेस्ट के शुरुआत में भी हमने देखा था, एक ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेटेड एक्शन में दिल्ली पुलिस ने जामिया पर एक अटैक किया, और उसके कुछ घंटों में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। और इस पूरे सिटीजन लेड एंटी सीए प्रोटेस्ट को एक कम्युनल कलर देने की, कम्युनल रंग देने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई। हमारे साथ इस वक्त एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के आउटगोइंग प्रेसिडेंट सलमान इम्तियाज मौजूद हैं। वो उस रात 15 दिसंबर की रात को एएमयू में भी मौजूद थे, और मैं इस वक्त सलमान इम्तियाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 से 4 मिनट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सलमान, बोलिए। सबसे पहले तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उन लोगों, तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और मीडिया के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस वक्त को देखते हुए सबसे ज़रूरी कदम यही था कि जो इस मुल्क में इस वक्त चल रहा है वो अवाम तक वाज़ेह हो, पब्लिक डोमेन में उन सारी चीज़ों को लेकर आया जाए, और इन ऑर्गेनाइजर्स ने इस पहल को अंजाम दिया है, उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि 6 महीने पहले जो सीए और एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान की मेजॉरिटी बिना किसी रिलीजन को देखते हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये जो काला कानून था सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और इस हद तक आवाज़ बुलंद किया कि सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन बस बात ये थी कि ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से उन प्रोटेस्ट को सबको ख़त्म करना पड़ा। लेकिन
हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को इसलिए खत्म किया था क्योंकि वो वक्त की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस बात को बिल्कुल नहीं समझा और इस पेंडेमिक की आड़ में लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, लोगों पे यूएपीए और इस तरीके के कानूनों को लगाना शुरू किया, क्योंकि सरकार ये बात बहुत साफ तौर पे जानती है कि इस हालात में, इस पेंडेमिक की शक्ल में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी यूथ या कोई भी पब्लिक बाहर सड़क पे नहीं आ सकती। तो ये बेस्ट टाइम है कि लोगों को अरेस्ट किया जाए और इस तरीके की चीजें की जाएं जिससे कि लोगों को हरास किया जा सके। मैं बताता चलूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन हमेशा ये अपील करती आई है कि जिन लोगों के ऊपर फॉल्स चार्जेस में उनको अरेस्ट किया गया है उनको इमीडिएट रिलीज किया जाए, क्योंकि हम लोग और जितने भी लोग जिन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस हिंदुस्तान को बटने नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोग सड़कों पे थे और हमने किसी भी स्टूडेंट ने कोई वायलेंस इख्तियार नहीं किया। वायलेंस उन लोगों ने इख्तियार किया जो कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं, लेकिन अभी सब लोग ये बात कर रहे थे कि उन लोगों को जेल क्यों नहीं होती। दरअसल उन लोगों को जेल नहीं होगी क्योंकि ये सरकार ये बात समझती है, ये बात मानती है कि ये ऐसी रियासत में रह रहे हैं जहाँ के ये लोग बादशाह हैं और हम लोग भूखे नंगे लोग हैं जिनको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी मैं वाजे करता चलूं कि वो वक्त दूर नहीं है, इनकी जो कुर्सियां हैं वो हिलने ही लगी थी कि ये पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, ये पैंडेमिक खत्म होगा इंशाल्लाह और फिर ये मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि ये अवाम जिनको ये अरेस्ट कर रहे हैं और जो हिंदुस्तान की मेजोरिटी है इनको आईना जरूर दिखाएगी और ये आईना ऐसे ही दिखाएगी कि इनको खुद अपनी सरकार, इनकी सरकार गिरेगी और इनको उस बात का एहसास होगा कि जो ये कर रहे थे वो हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे थे। और अभी उमर भाई ने एक बात कही कि इस तरीके की सरकार कहाँ होगी जो स्टूडेंट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर अटैक करे। मैं बताता चलूं कि हिटलर के दौर में जर्मनी में स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से ट्रीट किया गया था, तो आज जो हिंदुस्तान के हालात है ये बेसिकली हिटलर और मुसोलिनी को प्रेस करते हैं, उन्हीं के फुटस्टेप पे चल रहे हैं, तो उन्हीं सब चीजों को ये अख्तियार करना चाहते हैं कि इस तरीके से एक कम्युनल कार्ड खेलकर हिंदुस्तान को भी उस दौर में ले जाया जाए जहां पर भुखमरी हो और जहां पर लोगों के पास मॉब लिंचिंग करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। जिस तरीके से ये आज ये अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रहे हैं और मॉब लिंचिंग को आगे बढ़ा रहे हैं और ये भुखमरी देश में फैला रहे हैं, कोई पॉलिसी कोई प्लान्स नहीं है, तो ये वही स्टेज में लेके आना चाहते हैं। और मैं बताता चलूं कि जिन लोगों की अरेस्टिंग हो रही है ये वही लोग हैं जिन्होंने डेली राइट्स पर सवाल खड़े किए थे, जिन लोगों ने सीए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये वही लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वाजे करना चाहूंगा कि जो अपोजिशन है जिसका कोई रोल नहीं है इस वक्त में, अगर देखा जाए तो मैं ये बात मीडिया के जरिए वाजे करना चाहूंगा कि अपोजिशन भी इस टाइम उतना ही मुजरिम है जितना कि सरकार है, क्योंकि अपोजिशन की खामोशी ये बात वाजे करती है कि अपोजिशन आवाम के साथ नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स की, यूथ की अरेस्टिंग हो रही है। और अगर देखा जाए इस टाइम लॉकडाउन के पीरियड में मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है और एक इस्लाम को इस्लामोफोबिया के माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और इस वक्त में भी कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम के शक्ल में देखा जा रहा है और अपोजिशन खामोश है, चाहे वो सीए की बात हो, चाहे अरेस्ट की बात हो, चाहे आज इस वक्त की बात हो, अपोजिशन का कोई रोल नहीं है। तो अपोजिशन भी उतनी ही मुजरिम है जितना कि सरकार मुजरिम है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीग बरादरी हमेशा इस तरीके के को, इस तरीके की आइडियोलॉजीज को जो हिटलर, मुसोलिनी और सावरकर की आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है उसको कंडेम करती रहेगी। और अपनी बात को इस बात से मैं खत्म करूंगा कि ये सरकार ये चाहती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया और इस तरीके की दीगर यूनिवर्सिटी जो हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाती रही है, वहां पर स्टूडेंट्स की अरेस्टिंग कराकर उनको जेल भिजवाकर उनको आवाज को बंद कर दिया जाए। तो ये सरकार की सबसे बड़ी, सबसे छोटी सोच है और सबसे गलत सोच है, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर आप जुल्म करेंगे तो ये बात याद रखिए, हम जब जब उठेंगे तो और मजबूत होकर उठेंगे। और मैं उन लोगों को सलाम पेश करना चाहूंगा जैसे कि आमिर मिंटोई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट, मीरान हैदर, सफूर अजरगर, मौलाना ताहिर मदनी, आसिफ इकबाल, तरुण गोगोई जी और खालिद सफी साहब और जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए, जो रिहा हो गए, जो अभी रिहा नहीं हुए, मैं उन लोगों को सलाम पेश करना चाहूंगा। और हिंदुस्तान की पूरी अवाम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं उनकी कुर्बानियां जाया नहीं है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सलमान साहब। और इस वक्त मैं आप लोगों को ये बता दूं, जितने जर्नलिस्ट साथी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारे पास काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए सबको अनम्यूट करके सवाल लेना थोड़ा मुश्किल होगा। आप अगर चैट बॉक्स में मुझे सवाल भेज दें
तो मैं और किससे आप सवाल करना चाहते हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे और अप्रोप्रिएट स्पीकर से सवाल कर लेंगे। हमारे सारे पैनलिस्ट में से सिर्फ आयशी घोष हम एड्रेस नहीं कर पाई हैं, उसकी वजह है उनके यहाँ कनेक्टिविटी इश्यूज होने की वजह से प्रॉब्लम आया है। वो अपना ऑडियो स्टेटमेंट हमसे शेयर करेंगी जल्दी, और उसको हम लोग उसके बाद सबके लिए प्ले कर देंगे। इस वक्त बस आप लोग जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सवाल भेजते रहें। मेरे पास ऑलरेडी कई सारे सवाल आए हैं, उसमें पर्टिकुलरली कन्हैया कुमार के लिए सवाल कई जर्नलिस्ट साथियों ने सवाल किया है, तो मैं उनकी तरफ ही पहला सवाल डायरेक्ट करूंगा कि जामिया और एएमयू का खास करके जिस तरह से उसको टारगेट किया गया है, कि आपको लगता है कि ये सरकार की तरफ से मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की खास करके एक सेलेक्टिव टारगेटिंग है, और जिस तरह से कोरोना शुरू होने के बाद भी कोरोना जिहाद और फिर जामिया के स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके उनको दिल्ली वायलेंस का दोषी बताने की कोशिश की है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि सरकार पर्टिकुलरली मुसलमानों को चुन के टारगेटिंग कर रही है क्योंकि वो इजी विक्टिम्स है? कन्हैया कुमार। जिस साथी ने भी ये सवाल पूछा है, कई साथियों की तरफ से, असल में हाँ, मैंने जोड़ करके एक सवाल बना दिया उसको। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जो पूछा गया है उससे संबंध में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा, अपने भाषण में कहा कि आपदा को अवसर के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि ये अवसर इस रूप में देखना चाहिए था कि देश में और रोजगार कैसे पैदा किया जाए, गरीबी को कैसे कम किया जाए, हम आत्मनिर्भर अपने उत्पादनों में कैसे बने। लेकिन उनके जो मुलाजिम हैं शायद उसको गलत तरीके से ले लिए। वो अवसर को इस रूप में देख रहे हैं कि कैसे इस देश में जो बोलने वाले लोग हैं उनको चुप करा दिया जाए। जहाँ तक सवाल है स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का, तो इस संबंध में मैं ये कह दूं कि जो व्यवस्था आज हमारे सत्ता पे काबिज है, उसकी शुरू से ही एक पहल रही है कि समाज को कैसे धर्म के नाम पे बांटा जाए। और इसकी शुरुआत 2014 में नहीं हुई है, दरअसल इसकी शुरुआत आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही हो गया था कि कैसे भारतीय समाज को धर्म के आधार पर दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सके। और मैं समझता हूं कि उसका जो बीजारोपण किया गया था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, और आज जब ये सत्ता में आ गए हैं तो ये उसका फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे बार बार जो नैरेटिव इस देश में घूम घूम करके चलता है, वो ये कहा जाता है कि जो मुसलमान भारत में रहते हैं वो भारत में रहते हैं, लेकिन वो समर्थन जो है वो भारत के विरोध करने वाले लोगों को करते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो दरअसल इस देश के भीतर ही एक इंटरनल एनिमी खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो मान लीजिए बंटवारा होकर के भारत से अलग होकर के चला गया, लेकिन आपके मोहल्ले में, आपके टोले में कैसे एक पाकिस्तान खड़ा किया जाए, कैसे साथ में जो खेलने वाले लोग हैं, जो एक साथ ही क्रिकेट खेलते हैं, उनको आपस में कैसे बांट दिया जाए, एक साथ ही उनका व्यवसाय चलता है, उनकी दुकानें चलती हैं, उनको आपस में कैसे बांट दिया जाए। और ये धर्म के आधार पे टारगेटिंग इसलिए होती है कि जब जब देश धर्म के बहस में उलझा रहेगा तो फिर लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर इस देश में जीडीपी का 1.5% हेल्थ पे क्यों खर्च किया जाता है, आखिर इस देश में जीडीपी का कम से कम 6% जो है वो एजुकेशन पे क्यों नहीं खर्च किया जाता है, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, क्यों जो हमारे मजदूर हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था का चक्का चलाते हैं उनको आज रोटी नहीं मिल रही है। उनको सपना दिखाया गया था कि भाई आपको बुलेट ट्रेन देंगे, और वो अच्छे दिन के वादे में वोट भी किए थे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, साधारण जनरल ट्रेन उनको नहीं मिल रहा है, और जो ट्रेन मिल रही है उसको पहुंचना था गोरखपुर, वो पहुंच जाता है कहीं और। एक अंग्रेजी हिंदी गाना है कि पहुंचना था जापान पहुंच गए चीन। ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है जिसको हम कहते हैं बुनियादी सवाल से लोगों को गुमराह करना, उसके तहत ये टारगेटिंग की जाती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। अब देखिए कि उसका अगला शब्द क्या होता है, जिहादी, नक्सली, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। इसमें किन लोगों को शामिल किया जाता है? मुसलमानों को शामिल किया जाता है, दलितों को शामिल किया जाता है,
इस देश के भीतर जो मजदूरों और किसानों के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो इस देश में न्याय और बराबरी की आवाज उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया गया है, भाई ये लोग प्रो मुस्लिम हैं, भाई ये लोग एंटी हिंदू हैं। इस तरीके का नैरेटिव इसलिए बनाया गया है कि जो चाल 1947 में भारत के विभाजन के दौरान रची गई थी, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं और सब लोगों को ये नोट करना चाहिए कि भारत का जब विभाजन हुआ उसका समर्थन हिंदू महासभा भी कर रही थी और मुस्लिम लीग भी कर रहा था, और मुस्लिम लीग के जो समर्थन करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, जो गांधी को समर्थन करने वाले लोग थे, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को समर्थन करने वाले लोग थे, जो इस देश में कहते थे कि हम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिल करके साथ रहेंगे, वो लोग यहाँ रुके थे और आज उनको इस देश में रुकने की सजा दी जा रही है। बार बार उनसे इस देश का नागरिक होने का कभी प्रमाण पत्र मांगा जाता है, कभी उनसे देशभक्त होने का प्रमाण पत्र माना जाता है, और ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि ये जो तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम थोड़ा मुसलमान सा लगे देखने में, उनको आतंकवादियों का अड्डा बताया जा सके, और उनके हक के लिए जो यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे जेएनयू खड़ा हो, चाहे एचसीयू खड़ा हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खड़ा हो, उस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको इस टुकड़े टुकड़े गैंग के फ्रेमवर्क में डाला जा सके, और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको हमेशा गुमराह करके हिंदू मुसलमान का गैर जरूरी बहस खड़ा करके, जहां तक कोरोना का सवाल है उसमें भी आप देख लीजिए कि लॉकडाउन तैयारी के साथ होना चाहिए था, लॉकडाउन तैयारी के साथ नहीं किया गया। लॉकडाउन करने के बाद इस देश में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी हुई, डॉक्टरों के पास पीपीई किट नहीं है, लोगों के पास दवाइयां नहीं पहुंची हैं, टेस्टिंग नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत जो पहले से खराब थी वो और ज्यादा खराब हो गई है, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है। जिनको जो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको चिंता है कि पढ़ाई उनकी कैसे खत्म होगी, जो पढ़ाई खत्म कर लिए थे उनको चिंता है कि नौकरी कैसे मिलेगी, जिनको नौकरी मिल गई थी उनको चिंता है कि उनकी नौकरी कैसे बचेगी। इन तमाम सवालों को गुमराह करके ये हिंदू मुसलमान के बहस में देश को फंसाना चाहते हैं। इसीलिए जिन साथियों ने भी ये प्रश्न किया है उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, जिस तरीके से विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि बाकी साथियों ने भी आपसे अपील किया है कि आप केस के मेरिट को जाकर के देखिए, और कोई भी केस उठा करके देख लीजिए। अगर हम लोग अपने ही केस का उदाहरण दें, इतने साल हो गए हैं, दिन रात प्राइम टाइम चला था कि देश के खिलाफ बोला गया है, क्या हुआ है उस मामले में, क्यों उस पे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि उनको मालूम है कि इन सारे केसेस से ये लोग निर्दोष होकर के निकल जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप सोचिए जिस लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग अपना क्लास नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई खत्म करने में उनको दिक्कत हो रही है, इस परिस्थिति में विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके, जो प्रेग्नेंट महिला है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है ताकि उसको यातना दिया जा सके, और तो उसको प्रताड़ित किया जा सके, और समाज को यह संदेशा दिया जा सके कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज को बंद कराएंगे। तो आप मीडिया साथियों से हमारा अपील है कि आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाइए, कि सरकार से हम सीधा सीधा मांग करते हैं। पहली बात ये कि ये जो बदले की राजनीति है सरकार बंद करे, जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना शर्त रिहा किया जाए। और तीसरी बात, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, आप भी कोरोना से लड़ने पे अपना ध्यान फोकस कीजिए। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी भाजपा विद्यार्थी नोचे। तो ये विद्यार्थियों को और विश्वविद्यालयों को नोचना बंद कीजिए, ये सीधा मांग है हमारा सरकार से। उससे पहले तो ये माजरत चाहूंगा, मैं आप सबका नाम इंडिविजुअली लेके सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ, अलग अलग सवालों को जोड़ के हम एक साथ पूछ रहे हैं। आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आयशा रन्ना एक्चुअली. Aisha, can you hear me? A lot of journalists have been asking that in a time when you have seen for 3 months how government ministers and BJP leaders have openly targeted protesters, firing. You have seen how people have fired at Jamia protesters, and when you see that all those people are outside and your friends and people like Safura Zargar and Miran and Asif are in jail, what is the message that you would like to give to
your fellow on behalf of Jamia students to people all over the country? I mean, when you see this is a question many journalists have been asking, and I'm just translating that for you. Very quickly, please. Yeah, like everyone might be knowing, the movement that started from the Jamia Aligarh Muslim University, it's been spreading all over the world. And whatever things that is happening right now is something that we are being expecting from the Sangh Parivar government. If they are in the power, this is what they will be doing, because they are targeting is to create an Hindu Rashtra. So being from the Jamia Millia Islamia University, we know that they are arresting Miran Haidar, they are arresting Asif, they are arresting Safura. 4 people from our university is getting arrested in the time of the lockdown, especially the people who led the movement, who are in the forefront. So it's like many of them, special cell have been calling many of us, they have been investigating, they are doing a lot of things. So everyone know the fact that they are doing all these things in order to make all of us fear. Like they are expecting that after all seeing all these sort of things, we the students will be stepping back from the movement. Might be like, as I have earlier told, they are trying to remove the voice of dissent. They are trying to make the threaten the people who are raised the voice of fear. They are trying to remove the space of the voice of dissent. So this is a very fine thing which everyone has to tell, like whatever things happen, like if you have to arrest me tomorrow, like, okay, I'm ready for that. If you have to arrest any other people tomorrow, like whatever things happen, we have decided to go ahead with a movement. We have decided to move ahead. All these sort of things has not even created a pinch of fear inside us. It has not even made us an inch move back from the path which we are going ahead of to. Whatever things happen, once the corona pandemic finish or the over, we will be definitely occupying the street. We will be moving back. We will be moving ahead with the protest activities which we have been doing before the lockdown starts. Actually, I finished what I have spoke. Now the host can take up. Hello, थैंक यू आयशा। और हमारा अगला सवाल फिर से कन्हैया कुमार के लिए है। एक्चुअली ये सवाल दोनों कन्हैया और जिग्नेश के लिए, स्पेसिफिकली एक सवाल कन्हैया के लिए है और उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन बाकी सब के लिए भी है। कन्हैया जी कुमार के लिए सवाल ये है, प्रिंट की फातिमा खान जर्नलिस्ट हैं, इज देयर अ रीजन व्हाई यू हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम दिस conversation against the arrests for so long? As someone who rose out of the students movement, do you think you should be at the forefront of this fight against students? कन्हैया, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? साथी, ये जो सवाल उन्होंने पूछा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो शायद कि क्यों हम लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक अच्छी बात यह है कि शुरू में ही लोगों ने इसको स्पष्ट कर दिया कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, यही अवसर है सरकार के लिए कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बहुत बोल नहीं पाएंगे, रैलियां नहीं कर पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है। और अगर लॉकडाउन के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो जैसे इस देश की हर समस्या के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है और एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि जो नहीं हुआ उसके लिए नेहरू जी जिम्मेवार हैं, और जो मोदी जी कर रहे हैं, सोचिए अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मनमोहन सिंह होते तो देश की परिस्थिति क्या हो गई। आप मने गिरी हुई हरकत समझ लीजिए कि ये है कि मोदी जी हैं तो 3000 लोग ही मरे हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो 4 लाख लोग मर जाते। इस तरह की बेगैरत बात करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों की मजबूरी ये है कि लॉकडाउन का पालन करना है। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो सरकार के समर्थन में जो बोलने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि आप लोगों ने ही जो है कोरोना फैला दिया है देश में। कोरोना का वायरस जो है वो चाइना में मिला है, लेकिन कुछ लोग जो है भारत के भीतर जो रहने वाले भारतीय लोग हैं उनके फ्रिज में कोरोना का वायरस ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ही वो लोग अवसर तलाश लिए हैं कि जब ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है तो क्यों ना टारगेट करके, सिंगल आउट करके, एक एक करके लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और रही बात व्यक्तिगत तौर पे हमारे बहुत एक्टिव होने का, तो लॉकडाउन की परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेवार है।
और हमारे जैसे लोग कैसे एक्टिव नहीं होंगे? हमको तो हर हाल में एक्टिव होना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारी पीठ भले अलग अलग हो, लेकिन सत्ता का डंडा एक है। जब हम ये बात समझते हैं तो हम अपनी पीठ अलग अलग ना रखें, हम अपनी लड़ाइयों को टुकड़ों टुकड़ों में ना लड़ें, बल्कि उनको मिला करके एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए अपनी लड़ाई को हमको लड़नी है। और जहां तक सिंगल आउट करने का बात है, तो ठीक कहा हमारी जामिया के एक साथी ने कि यही तो कोशिश है उनकी कि लोगों को आपस में बांटा जाए, लोगों को डराया जाए। तो ना हम डरे हैं, ना आपस में बटे हुए हैं। हम लोग मिल करके इस सवाल को उठाएंगे। लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते हम लोग नहीं उठा पा रहे थे बहुत एक्टिवली, क्योंकि उसके जो नियम कानून है उसको फॉलो करना पड़ता है। और हमारे लिए जरूरी और भी हो जाता है कि आज हम सब लोग जितने लोग बात कर रहे हैं, शायद हम में से किसी को पता नहीं है कि किसकी गिरफ्तारी कब हो जाएगी। तो ये सवाल एक्चुअली डाइवर्ट किया गया है, और मैं प्रिंट की अपनी साथी से अपील करना चाहता हूं कि जब इस तरह का सवाल फ्रेम किया जा रहा हो कि जिग्नेश क्या कर रहे हैं, कन्हैया क्या कर रहे हैं, तो उस समय बेसिकली ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब देश में हजारों लाखों प्रवासी मजदूर पैदल घर जा रहे हैं, तो देश के श्रम मंत्री क्या कर रहे हैं, लेबर मिनिस्टर कौन है? देश को पता ही नहीं है कि लेबर मिनिस्टर कौन है। जब कोरोना चल रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लूडो खेल रहे हैं। जब देश के विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो टीवी देखते हुए फोटो डालते हैं। तो जो सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए, वो सवाल जो डिसेंडर के रूप में जिनको हम देखते हैं, जो सवाल को मुखरता से उठाने वाले लोग हैं, उनसे ही उल्टा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, हम सवाल पूछने का सम्मान करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सवाल पूछा जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन एक अवसर लेकर के आया है सरकार को विद्यार्थियों को संट करने का। तो हम इस अवसर में यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन का पालन करते हुए एक तरीका निकाला जाए और अपनी आवाज सरकार तक भी पहुंचाया जाए और लोगों को भी आपस में संगठित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जिग्नेश मेवानी जी के लिए है। जिग्नेश, टेलीग्राफ के फिरोज विंसेंट आपका स्टेटमेंट सुन के पूछ रहे हैं कि क्या आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने साथ में मिलके दिल्ली राइट्स को कवर अप करने की एक कोई कॉन्स्पिरेसी की है, या उसमें उनका साथ में दिल्ली और केंद्र जो है दिल्ली राइट्स के सवाल पर एक ही मत रख रहे हैं? जिग्नेश, देखिए, जो भी साथियों का गिरफ्तारी यूएपीए में हुआ है या ये अभी दूसरे नताशा वगैरह साथियों की गिरफ्तारी हुई, इनमें से किसी के खिलाफ, या फिर वो चाहे खालिद सैफी, डॉक्टर कफील खान, डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े, अखिल गोगोई, उनमें से किसी के खिलाफ, मैं बतौर लॉयर भी कह रहा हूं, बतौर एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन नहीं, बतौर लॉयर, कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, बावजूद उन सबको जेल में डाल दिया है। तो कोई भी एविडेंस न होने के बावजूद यदि आपको और हमको जेल में डाला जाता है, तो उसका भी कोई कारण रहता है। तो वो क्या कारण है? अपॉन हुज इंस्ट्रक्शन एंड विथ व्हाट मोटिव these people are arrested? That is the question. उसका सीधा जवाब यही होता है कि तो सरकार का ही कॉन्स्पिरेसी है। तो सवाल ये हो रहा है कि कोरोना की क्राइसिस के वक्त आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में जो 77 मिलियन टन अनाज आज भी भरा पड़ा है, उसको जनता के बीच में अनलिश करो, फासिज्म को अनलिश मत करो। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अभी ये मैं जो आपके साथ संवाद कर रहा हूं, अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा है कि ये मुद्दा भी उठाइए। महाराष्ट्र की जेल में जहां पर साथी आनंद तेलतुंबड़े अरेस्टेड है, वहां 3 लोग कोविड-19 होने के चलते उनकी मौत हो गई। इस वक्त पे भी आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ रहे, मीनिंग कि सचमुच देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विथ योर इंटेंशन। दिस इज इंडीड इन माय व्यू अ कॉन्स्पिरेसी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, खास करके फिरोज विंसेंट का सवाल था कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार भी इसमें केंद्र सरकार का साथ दे रही है? ये उनका दिल्ली सरकार, ठीक है भाई, ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन ही वो चाह रहे थे शायद। बहुत सारे लोग इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप लोग इस प्रोटेस्ट को क्या आगे ले जाएंगे या किस तरह से आगे ले जाएंगे? और ये सवाल मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने किसी ना किसी कैपेसिटी में बताने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि 2-3 लोग इसका जवाब दे सकते हैं। उमर खालिद
साई बालाजी, उमर फारूक, अगर आप तीनों एक एक 2-2 मिनट लेकर इसका जवाब दे सकें कि इसके आगे बढ़ते हुए आप कैसे देख रहे हैं, क्या इन प्रोटेस्ट को हमें आप लोग सड़क पे ले जाना चाहेंगे, क्या इसको नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं इसमें? सबसे पहले मैं एन साई बालाजी को इसमें लाना चाहूंगा। बालाजी। हाँ, थैंक यू फॉर सारे साथियों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मीडिया के साथी भी और बाकी लोग जो अभी तक इंतजार किए हैं। देखिए, आगे ले जाने का नहीं ले जाने का इसमें दो सवाल है। पहला चीज, क्या सरकार, केंद्र सरकार ने ये जो एंटी पीपल नीति है उसको वापस लिया? मुझे नहीं लगता लिया है, क्योंकि कैबिनेट ने जो इस लॉकडाउन के दौरान एक निर्णय लिया था, हाँ आप सब लोगों ने भी उसको देखा, एक उसने पॉपुलेशन सेंसस के लिए बजट रिलीज सैंक्शन किया, एनपीआर के लिए बजट सैंक्शन किया, और साथों साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो 20,000 करोड़ का है उसके लिए भी उसने सैंक्शन किया है। ये साफ तौर पे है, सरकार ने तय कर लिया है कि वो इसको लेके आगे जाएंगे। अभी जिग्नेश भाई बोल रहे थे कि मुंबई में जो जेल में जो लोग सुधा भारद्वाज बाकी लोग हैं, कैसे वहां पे कोविड लोगों को आया है। वहां छोड़ दीजिए, तिहाड़ जेल में जो सुपरडेंट है, असिस्टेंट सुपरडेंट है, उसको कोरोना हो चुका है। तिहाड़ में स्टूडेंट्स है, वो छोड़ दीजिए, जो स्पेशल सेल इस पूरे यूएपीए का जांच कर रही है, उस स्पेशल सेल के एक अधिकारी को, एक कांस्टेबल को कोविड हो गया है, और ये बहाना दिल्ली पुलिस कह रहा था कि उसको कोरोना हो गया है, तो आपके लॉयर को हम पुलिस स्टेशन में अलाउ नहीं करेंगे, आपके दोस्तों को हम पुलिस स्टेशन में अलाउ नहीं करेंगे पूछताछ में। तो आप खुद मान रहे हैं कि आपके एक अधिकारी को कोरोना हो गया है, और आप स्टूडेंट को वहां पे बुला रहे हैं कि नहीं नहीं तुम भी कोरोना लेके जाओ साथ में। कितना इनह्यूमन हो आप, कितना मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूं कि इनकी इनह्यूमैनिटी का अगर रेटिंग किया जाए, ये लोग हर रोज एक नया पॉइंट जोड़ते जाएंगे, हम ज्यादा इनह्यूमन है। और दूसरी बात, ये पूरे लॉकडाउन में ठीक है आप स्टूडेंट्स के ऊपर विछंट किए हैं, तो आप वो जो लोग हम लोगों के जो पैसा लेके उड़ा चुके हैं बैंकों में, जो विलफुल डिफॉल्टर्स है 500 लोग, जिनके 70,000 करोड़ का लोन आपने माफ कर दिया चुपचाप अभी हाल फिलहाल में, उन लोगों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने? कितने विजय माल्या को, कितने मेहुल चोकसी को, कितने नीरव मोदियों को, कितने बाकायदा लोगों को नहीं किया? इसका मतलब आपका कभी न्याय दिलाने के लिए नहीं रहा है, आपके लिए हमेशा इंस्टीट्यूशंस अन्याय को प्रमोट करने के लिए रहे हैं, और आप इस बात को साफ कर दे रहे हैं कि आप पीछे नहीं जाना चाहते हैं। मैं तो ये बार बार ये बात बोला हूँ, इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मुझे दूसरे जगह पे भी जाना है, सबसे मैं अनुमति भी लूंगा कि मुझे जाना है। भाई, हम किसी के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप संविधान के जो प्रोविजन है उसको इंक्लूड कीजिए, उसके इंप्लीमेंट कीजिए इन लेटर एंड स्पिरिट, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। आप सीए जो है इक्वालिटी को वायलेट करता है, एनआरसी और एनपीआर जो है वो इक्वालिटी को वायलेट करता है और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, क्योंकि इस देश का संविधान को बनाया जिन लोगों ने है, हम भारत के लोग, उनसे आप नागरिकता पूछ रहे हैं, जो सरकार बनाते हैं, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होने के बाद वो सरकार बनाते हैं। अब सरकार पलट के कह रही है नहीं नहीं नहीं, हम आपको चुनेंगे, आप हमको नहीं चुन सकते हैं। तो आप जब इस तरीके का रवैया बनाएंगे, हम एक्चुअली उस नीति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप संविधान के खिलाफ खड़े हैं, हम संविधान के पक्ष में खड़े हैं। इतना कहना चाहते हैं, ये संविधान की लड़ाई, ये देश की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आपके लिए हम भारत के लोग यूएपीए लायक हो चुके हैं। हम अंग्रेजों से भी संविधान और आजादी के लिए लड़े थे, अब दोबारा एक नए टाइप का अंग्रेज आ चुके हैं हमारे देश में, जिनसे दोबारा उसी संविधान और उसी आजादी को बरकरार रखने के लिए लड़ना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया बालाजी। और आई थिंक नेक्स्ट सवाल मैं उमर खालिद से करना चाहूंगा। बहुत सारे जर्नलिस्ट इस लॉकडाउन में आप प्रोटेस्ट को किस तरह से कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं? मैं बाकी लोगों से भी सवाल करना चाहूंगा, बट आई थिंक फर्स्ट आई वुड आस्क उमर खालिद टू रिस्पॉन्ड। लॉकडाउन में प्रोटेस्ट को कैसे कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं? देखिए, सवाल जितना मैं समझा हूँ ये है कि लॉकडाउन के बाद प्रोटेस्ट का क्या स्वरूप होगा, यही सवाल है ना? ये भी ये सवाल भी आया है और ये भी आया है कि आप लॉकडाउन के दौरान भी क्या आप कोई प्रोटेस्ट के क्रिएटिव तरीकों को एनविजन कर रहे हैं? और दूसरा सवाल भी आया है कि क्या लॉकडाउन के बाद ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा?
देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि यही वजह है कि इस आपदा को अवसर के तौर पे देखा गया है कि आज के वक्त में विरोध ऐसा मुमकिन नहीं है जो नॉर्मल टाइम में मुमकिन होता है, और उसी चीज का फायदा उठा के सारी इस किस्म के काम किए जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास जो भी माध्यम है उसी के वजह से आज हम तमाम मीडिया के को अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं कि इस पे चर्चा हो, इस पे बातचीत हो, और मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इसके जरिए हमको अपना इन किस्म के जो काम किए गए हैं उसके खिलाफ अपना विरोध जाहिर करना चाहिए। देयर इज अ सेइंग दैट there may be times when we are powerless to speak about injustice, but there should never be a time when we should not call injustice as injustice. So we should always call injustice out, and that is very important right now. जहां तक बात है कि प्रोटेस्ट का क्या स्वरूप होगा जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, महामारी खत्म होगी, मेरे हिसाब से आज बोलना बड़ा मुश्किल है कि प्रोटेस्ट का क्या स्वरूप होगा, क्योंकि जो पोस्ट कोविड सिचुएशन होगी, पोस्ट कोविड दुनिया होगी, वो दुनिया जो हिंदुस्तान की शक्ल होगी पोस्ट कोविड, वो बहुत अलग होगी। मतलब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आर्थिक संकट कोरोना की वजह से शुरू हुआ, आर्थिक संकट पहले से था, वो और बुरे हालत में चला गया है। जो बेरोजगारी है, बड़े स्तर पे बेरोजगारी है, जो स्टारवेशन डेथ्स हैं, पीयूष गोयल को लग सकता है कि स्टारवेशन से कोई इंसान नहीं मरा हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जो स्टारवेशन डेथ्स की इतनी सारी कहानियां आ रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड क्या होगा वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज बहुत प्रिडिक्टेबल है सरकार के बारे में कि सांप्रदायिक राजनीति को वो एक एग्जिट रूट के तौर पर देखेगी हर संकट से बचने के लिए। जितना अर्थव्यवस्था गिरेगी उतना ही ज्यादा नफरत का बाजार और ज्यादा बढ़ेगा। वो उनकी जो नाकामियां हैं उसको छुपाने में भी वो इसका काम लेते हैं, और उस नफरत की राजनीति का विरोध करना भी बहुत जरूरी है। ये जवाब देना मेरे लिए इसलिए भी मुश्किल है कि वो एग्जैक्ट स्वरूप क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कि उसका विरोध करना जरूरी है, लेकिन वो एक्चुअली कैसे विरोध होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ लोग हैं, 5-6 लोग हैं, जो सरकार जिस तरीके से पेश करती है, हम 5-6 लोग बैठ के तय करते हैं कि विरोध किस प्रकार से होगा। जब सीए आया भी और सीए के बाद जो मूवमेंट शुरू हुआ, चाहे वो जामिया में हो या उसके बाद चाहे वो शाहीन बाग का जो महिलाओं का आंदोलन हो, वो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था। मतलब ये हम लोग सोच नहीं सकते थे, कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं। सही बात है। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये विरोध की आवाज शाहीन बाग से शुरू होगी और उस शाहीन बाग से इंस्पिरेशन लेके इतने सारी जगहों पे शाहीन बाग खड़े होंगे। ये किसी भी साजिश का पार्ट नहीं था, ये कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है। पहले 15 दिन तो शाहीन बाग के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, 15 दिन से चल रहा था। जब 15 दिन चलते रहा, उसके बाद मीडिया में कवरेज हुआ तो लोग वहां पहुंचना शुरू हुए। सिमिलरली आने वाले दिनों में वो क्या स्वरूप होगा, द पॉइंट इज दैट जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं वो कई बार लोगों को बहुत कम आंकते हैं, और ये सत्ता का अहंकार होता है कि उनको लगता है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं, इसका विरोध नहीं होगा। लेकिन कल को हो सकता है कि वो शाहीन बाग के अराउंड ये इंश्योर कर देंगे पोस्ट कोरोना के वक्त बाद शाहीन बाग में प्रोटेस्ट ना हो पाए, लेकिन इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं से विरोध की आवाज निकलेगी, बिकॉज यही इतिहास ऐसे ही चलता है। अगर जुल्म होगा, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाजें भी उठेंगी। क्या शक्ल होगी उसका, आई डोंट थिंक हम 5-6 लोग यहाँ बैठ के, क्योंकि हम प्रोटेस्ट ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेटर्स नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। आई थिंक यही जवाब है जो हम लोग दे भी सकते हैं इस वक्त। एक और सवाल जो जिग्नेश जी से मैं करना चाहूंगा, जिग्नेश मेवानी से, कि कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर इसी तरह से प्रोटेस्ट, ये अरेस्ट कंटिन्यू हुआ, लॉकडाउन चलता रहा और साथ में साथियों को गिरफ्तारियां चलती रही, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी हमको अपनानी चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल ऑपोजिशन से एक्सपेक्ट करनी चाहिए? आई थिंक जिग्नेश मेवानी आप इसका जवाब अच्छे से दे सकते। देखिए, उसका कोई दी आंसर या स्पेसिफिक कोई एक आंसर तो है नहीं। अभी तो हम लोग सारे लोग एक तरीके से केज्ड एंड कन्फाइंड है। कितना भी रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का, बोलने का मन कर रहा है, सोशल मीडिया या कुछ न्यूज चैनल्स की बाइट्स बियॉन्ड अभी हम लोग नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बाद न केवल जिनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, न केवल जिस डिसेंट की वॉइस को खत्म किया गया है, लेकिन भारत की कम से कम 80 करोड़ जनता के लिए अब कारण है सड़क पर उतरने का। जिस प्रकार से उनका रोजगार छीना गया है इस लॉकडाउन के दौरान और उसके पहले भी, जिस प्रकार से अर्थतंत्र का बेड़ा गर्क हुआ है, जिस प्रकार से 2 वक्त की रोटी की तकलीफ होने वाली है मिलियंस ऑफ लोगों को, तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का शक्ल इस मुल्क की जनता ले सकती है। और मुझे लगता है कि उसमें डेफिनेटली आपका, हमारा, हम सबका अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी में हम सबका रोल बनेगा, तो उस रोल को हम लोग निभाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि देखिए, स्टेट कितना भी दमन करे, लोगों का
एक ये जो अविरत संघर्ष है वो तो जारी रहेगा। आप रहेंगे, हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, हर हर कंडीशन में लोग लड़ने वाले हैं, जो तो निकलते ही रहेंगे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऊना का मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि रोहित वेमुला की सुसाइड का इतना ट्रिमेंडस अक्रॉस द कंट्री एक इम्पैक्ट खड़ा होगा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जेएनयू के कैंपस में इस प्रकार से स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा होगा। लेकिन लोग लड़ने वाले निकलते रहते हैं। ये जो हमला है, ये जो दमन है, उसका भी प्रतिकार होगा। बिल्कुल सही। और हम लोगों के पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वक्त कम होता जा रहा है। मैं बस 2 बातें आखिर में कंक्लूड करना चाहूंगा जो बहुत अहम है। सारे हमारे पैनलिस्ट ने ये इसको रिएटरेट किया, बार बार कहा कि ये जितने भी अरेस्ट हुए हैं लॉकडाउन के पहले से भी और लॉकडाउन के दौरान भी, और अगर आप इनका एविडेंस की बुनियाद पर, अगर आप सिर्फ इनके पुलिस जो क्लेम्स कर रही है उन क्लेम्स को चेक कीजिए, तो साफ हो जाएगा कि ये इन अरेस्ट्स का किसी क्राइम से रिलेशन नहीं है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनलाइजेशन का प्रोसेस है। जो लोग आवाज उठा रहे थे सीए के दौरान, जो आवाजें उठी थी, उनको क्रिमिनलाइज करने की एक कोशिश है। और उसमें हमें ये याद रखना जरूरी है, पहले दिन से जैसा कि अभी उमर खालिद ने कहा और लोगों ने भी कहा, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था। शाहीन बाग में, जामिया में, एएमयू में, जेएनयू में, हर जगह स्पॉन्टेनियसली सिटीजन्स ने लेड बाय स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को शुरू किया। और उसके बाद जब ये मोहल्लों में गया तो ये एक वुमेन्स इंडिया का शायद सबसे बड़ा वुमेन लेड प्रोटेस्ट बन गया। और हम ये प्रोटेस्ट की स्पॉन्टेनिटी सरकार को कभी बर्दाश्त नहीं हुई। पहले दिन से उन्होंने इसके लिए मास्टरमाइंड खोजने की कोशिश की। शर्जील इमाम का जिस तरह से मीडिया ट्रायल और विलिफिकेशन हुआ और महीनों से वो जेल में है, उनका कोई क्राइम नहीं था सिवाय इसके कि वो भी एक पार्टिसिपेंट थे प्रोटेस्ट में। लेकिन मीडिया को और पुलिस को एक मास्टरमाइंड चाहिए था, एक दाढ़ी वाला चाहिए था, जैसा कि कन्हैया ने इशारा किया, एक कन्वीनियंट इंटरनल एनिमी चाहिए था जिसको दिखा के बताया जा सके कि ये दुश्मन है, ये प्रोटेस्टर है, और जो कलेक्टिव सिटीजन्स वॉइस है उसको वीकन किया जा सके। तो ये शर्जील इमाम को पहला एक फिगर बनाया गया। और उसके बाद जब से मीरान हैदर हो, सफूरा जरगर का जिस तरह से भद्दा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, आसिफ इकबाल को जिस तरह महीनों हरास करने के बाद अरेस्ट किया, ये सारी चीजें एक कंटिन्यूएशन है इस कलेक्टिव सिटीजन्स वॉइस को कुछ कन्वीनियंट विलन बना के, कुछ कन्वीनियंट टेररिस्ट क्रिमिनल के रूप दे करके इसको हल्का करने का, वीकन करने का, और इसके ऊपर कुछ ठप्पे लगाकर इसको खत्म कर देने का। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अलग अलग स्टूडेंट लीडर्स और यूथ लीडर्स को आपने सुना। शायद या इस पैनल में मौजूद सारे लोग एक दूसरे की बहुत सी बातों से अग्री ना करते हो, लेकिन एक यूनाइटेड वॉइस आप लोगों ने सुनी है। ये जो विच हंटिंग का कैंपेन दिल्ली पुलिस के और होम मिनिस्ट्री के लीडरशिप में शुरू हुआ है, ये सारे कलेक्टिव स्टूडेंट यूथ लीडरशिप, अलग अलग पार्टीज, अलग अलग ग्रुप्स की स्टूडेंट यूथ लीडरशिप इसको रिजेक्ट करती है। और इसके बाद, लॉकडाउन के बाद, ये प्रोटेस्ट कैसे कंटिन्यू होगा ये इस वक्त कोई नहीं कह सकता। लेकिन यकीनन जब तक सरकार की ये जन विरोधी एंटी सिटीजन नीतियां खत्म नहीं होंगी, तब तक सिटीजन्स की तरफ से एक कलेक्टिव और डेमोक्रेटिक डिसेंट और प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये हमारा कलेक्टिव मैसेज है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मीडिया वालों का जिन्होंने हमको ज्वाइन किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे पैनलिस्ट का। और हमारे मैं माफी भी मांगना चाहूंगा कि हमारी एक पैनलिस्ट आयशी घोष नहीं ज्वाइन कर पाई कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। मैं सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे जर्नलिस्ट का, सारे मीडिया के साथियों का, और जिन लोगों के सवाल हम नहीं पूछ पाए मैं उनसे भी माजरत चाहूंगा। लेकिन हमारे पास इतना ही वक्त था। मेनी थैंक्स एंड ये उम्मीद है ये स्ट्रगल जारी रहेगा। थैंक यू।